कि हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता वेबिनार से जुड़ चुके हैं। तो सर्वप्रथम समस्त सम्मानित पदाधिकारियों को जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर प्रभात मिश्र और स्वागत करता हूं आप सभी का राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के द्वारा आयोजित आज के इस वेबिनार में, जिसका विषय है साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता एवं रोकथाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, साइबर अपराध एक अपने आप में एक बड़ा अपराध है, मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे महत्वपूर्ण टूल है और आज के आधुनिक दौर में सबसे ज़्यादा खतरा लोगों को अगर किसी एक चीज़ से है, तो वो साइबर अपराध है, जो व्यक्ति कहीं भी बैठकर दूसरे देशों में बैठकर भी किसी आम व्यक्ति को नुकसान पहुँचा सकता है। जानेंगे ये क्राइम किस प्रकार होता है, इसके प्रति रोकथाम के क्या उपाय हैं, इनके बारे में हमेशा की तरह जानेंगे बहुत कुछ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सर्वप्रथम हमारे आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता का आपसे परिचय करा देता हूँ। आज के वेबिनार में हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं माननीय अमृता सिंह मैम। आप राष्ट्रीय सचिव महिला विंग के रूप में कार्यरत हैं और एनएचआरसीसीबी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं माननीय श्री उपेंद्र फंडसे जी सर। आप एनएचआरसीसीबी के प्रदेश कानूनी सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं और आज के इस वेबिनार के मुख्य वक्ता हैं। सर्वप्रथम वेबिनार के प्रारंभ में मुख्य अतिथि का उद्बोधन होगा, संबोधन होगा। तत्पश्चात माननीय मुख्य वक्ता अपनी बातें विस्तार से इस विषय पर हम सभी के समक्ष रखेंगे। अंत में हम प्रश्नोत्तरी का एक छोटा सा सेशन रखेंगे। ऐसे में आपके कोई सवाल रहते हैं तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी आप मैसेज के माध्यम से भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये एक बड़ा टॉपिक है। साइबर अपराध कितने प्रकार के होते हैं ये बताने में ही एक आध घंटे लग जाएंगे, लेकिन हम बेसिक स्तर पर जो एक आम आदमी के साथ साइबर अपराध होता है, केवल उसी मुद्दे पर फोकस करते हुए शार्ट में इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए और साथ ही एक सभी पदाधिकारियों को एक सूचना कि आपको स्क्रीनशॉट लेकर राष्ट्रीय हेल्पलाइन पर भेजना है, जिससे आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो सके। तो आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं आज के मुख्य अतिथि माननीय अमृता सिंह मैम को। कृपया आपका माइक ऑन करें और हम सभी को संबोधित करें। माननीय अमृता सिंह मैम। आवाज आ रही है? मैम आ रही है, बिल्कुल। सभी पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार। मैं अमृता सिंह, नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो में काम करते लगभग मुझे 3 साल हो गए हैं। इन 3 सालों में बहुत लोग अभी जो हमसे जुड़े हुए हैं वो मुझे जानते भी होंगे, आई थिंक। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया। और वेलकम उपेंद्र सर, आज आपसे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जो भी पदाधिकारी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं सर, अभी और कुछ पदाधिकारी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं क्या? जी मैम, जो जिन्हें जुड़ना होगा वो समय के साथ जुड़ते रहेंगे। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके। जो भी पदाधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज ये बहुत एक गंभीर मसला है साइबर क्राइम का, जो डे बाय डे हमें कहीं ना कहीं से सुनने में मिलता है या हमारे आसपास में हम फेस करते हैं। हमारे रिलेटिव्स हो गए या हम खुद में भी इन चीज़ों को फेस करते हैं। कुछ छोटी सी चीज़ हो जाती है, किसी का ऑनलाइन फ्रॉड हो गया पैसों को लेके, किसी की आईडी हैक हो गई एंड कुछ छोटी मोटी चीज़ें। आजकल 70% आई थिंक जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो सोशल मीडिया या आपका नेटवर्किंग के ही थ्रू हो रहे हैं। तो बहुत छोटी सी भी गलती हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती है। तो उपेंद्र जी हमें आज ब्रीफ करेंगे कि हम इन चीज़ों को कैसे बच सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को सेव कर सकते हैं, एक जो साइबर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको लेके। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी मतलब कज़न है, उसकी सोशल मीडिया की आईडी 2 बार हैक हो गई। बैक टू बैक 2 बार उसने नई, मतलब पहली आईडी हैक हुई, उसने न्यू बनाई और वो न्यू आईडी भी हैक हो गई।
हमने उसको ब्लॉक करवाया, हमने थाने में भी रिपोर्ट डलवाई, लेकिन आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चला कि किसने किया, क्यों किया। बट ये था कि उसकी आईडी हैक करके बहुत ही गंदे टाइप्स के पोस्टर डालनी और कमेंट्स करने, बहुत बहुत मतलब उसको फेस करना पड़ा। उसमें एक चीज़ ये समझ में आई कि ये जो छोटी-सी गलती होती है, आजकल तो इतना हमें सपोर्ट मिल गया है कि हम अपनी आईडी को प्राइवेट कर सकते हैं। जिनको जानते हैं सिर्फ़ वही हमें जुड़ सकते हैं या हमसे कनेक्टेड हो सकते हैं, बट फिर भी हम छोटी-छोटी गलतियाँ करके बहुत मुश्किल दौर से गुज़रते हैं। तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं। उपेंद्र जी, आप इन चीज़ों को थोड़ा-सा ब्रीफ़ करें एंड सबको बताएँ। जी मैम। जी मैम, आपका बहुत-बहुत हाँ, धन्यवाद। आ रही है अब क्या अभी सर आवाज़? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इन छोटी-छोटी चीज़ों से हम कैसे खुद को सेफ कर सकते हैं, तो आप कृपया इसको थोड़ा ब्रीफ में बताएँ सर प्लीज़। ठीक है मैम, थैंक यू। आपने अपनी बातें हम सभी के समक्ष रखी। चूँकि जैसा कि आपने कहा, फ़ेसबुक और जिस तरह से दुनिया देश डेवलप कर रहा है, मॉडर्नाइज़ेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया के इस दौर में एक बड़ा चैलेंज है साइबर अपराध, और इससे लगभग आम आदमी बड़े स्तर पर पीड़ित हो रहा है, और आम आदमी ही नहीं, चाहे किसी भी स्तर का व्यक्ति है, वो हम सभी कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में इस अपराध का सामना कहीं न कहीं हम सभी का हुआ है। तो मॉडर्न इंडिया में किस तरह से इसके ये चैलेंज किस तरह के से है, और इससे हम कैसे निपट सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर बृहद चर्चा के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय उपेंद्र फंडसे सर को। आप इस विषय पर विशेषज्ञ भी हैं, आप वकील भी हैं, और इस पर आपके अपने निजी अनुभव क्या रहे हैं, हम सभी को मार्गदर्शित करें। माननीय उपेंद्र फंडसे सर, कृपया आपको माइक ऑन करें। देवी अहिल्या की नगरी इंदौर से आप सभी सदस्य गणों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मुझे आज के इस लाइव सेशन में मुख्य वक्ता के रूप में आपने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूं। मुझे इस संस्था से जुड़े विगत 3 वर्ष हो चुके हैं, और इस संस्था के माध्यम से मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर जेल में बंद बंदियों एवं समाज में जितने भी निचले स्तर के लोग हैं, जिनको न्याय प्राप्त करने के लिए, न्यायालय तक जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, या कोई आर्थिक आवश्यकताएं नहीं होती, या उनके पास ज्ञान नहीं होता है, तो हम नेशनल इस संस्था के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचते हैं, हम शिविर लगाते हैं और अपना कार्य करते हैं। आज का हमारा विषय है, हम विषय पे बात करेंगे कि साइबर क्राइम क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, और इसके होने के क्या-क्या कारण है, और हम इससे कैसे बचें। आज का युग आधुनिक युग हो गया है। हर व्यक्ति, पहले जरूरत हुआ करती थी हर व्यक्ति की कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन आज की आधुनिकता को देखते हुए रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट, ये एक मूलभूत जरूरतें आज के इस दौर में हम व्यक्तियों की हो चुकी है। लेकिन जब हमारा संविधान निर्माण हुआ, कानून बना देश का सन 1949 में, संविधान निर्माताओं ने जब देश में अपराधों के लिए बात की गई कि देश में किन-किन प्रकार के अपराध होते हैं, उन अपराधों में किन-किन प्रकार का सजाएं और क्या-क्या प्रावधान रखे गए। लेकिन उनकी दूरदृष्टि को देखते हुए उस समय भी संविधान में ऐसा नहीं हुआ था कि आने वाला युग आधुनिक क्रांति का युग होगा और इंटरनेट का युग होगा। तो जिसको देखते हुए हमारी सरकार ने सन 2000 में एक आईटी एक्ट का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत इंटरनेट से होने वाले समस्त प्रकार के जो भी अपराध होते हैं, उनको दंडित करना एवं उसकी श्रेणी में आने वाले समस्त कार्यों का उसके अंदर अभिलेख किया हुआ है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम ऐसा क्राइम है कि आज का दौर एक इंटरनेट का युग है। इस युग में ई कॉमर्स बढ़ता चला जा रहा है। ई कॉमर्स के साथ साथ लोगों की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है, जुड़ने के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के लोग, या किसी से घृणा, नफरत, ईर्ष्या करने वाले लोग, या किसी का अनैतिक रूप से फायदा उठाने के लिए
ऐसे लोग जो समाज में दूषित प्रकार से कार्य करते हैं और उन लोगों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से, उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से या उन्हें आर्थिक हानि पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा कार्य इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, जिसे साइबर अपराध की श्रेणी में लिया गया। तो साइबर क्राइम ऐसा क्राइम हो गया जो साइबर अपना इंटरनेट से संबंधित हो गया, या आपके मोबाइल से संबंधित हो गया, या आपके किसी भी प्रकार के डिवाइस जिसकी निजता का हनन होता है, आपकी प्राइवेसी का जिससे हनन होता है, वो समस्त प्रकार के अपराध इसके अंतर्गत आते हैं। अब यह क्राइम कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले इंडियन साइबर एक्ट के अंतर्गत किसी की निजी जानकारी और वस्तु को उसकी अनुमति या जानकारी के अभाव में निकाल लेना या चुरा लेना या उसका गलत इस्तेमाल करना साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। यहाँ तक ही नहीं, साइबर क्राइम किसी की निजता का हनन करना ही नहीं होता है, इसके अलावा आपका डेटा चोरी करना, जो आपने इंटरनेट पर डेटा बना रखा है, जो आपने अपनी कंपनी के लिए डेटा बना रखा है, जो आपके मोबाइल में आपने जो डेटा बना रखा है, उसको भी अगर कोई चोरी करता है तो वो भी इसी की श्रेणी में आता है। दूसरा हो जाता है धोखाधड़ी। यदि किसी के साथ आर्थिक धोखाधड़ी होती है या किसी का फेक नाम, फेक अकाउंट, फेक जानकारी, उसका फोटो इस्तेमाल करके किसी को धोखा दिया जाता है, तो इन समस्त प्रकार की धोखाधड़ी का जो मामला होता है, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर किसी का गलत अकाउंट बनाकर उसकी जानकारी के बिना उपयोग करना, ये सब धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। इसके साथ हम तीसरी बात करेंगे, इसी का एक और विषय आता है अश्लीलता। किसी व्यक्ति को कॉल करना, परेशान करना या उसके साथ असामाजिक बातें करना या अश्लील प्रकार के मैसेजेस सेंड करना, ये भी साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। और यह क्राइम आजकल छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक इसका शिकार हो रहे हैं इस क्राइम का। कि कोई भी, आजकल मैं देखता हूं कि कई बार मेरे पास क्लाइंट आते हैं कि सर किसी अननोन नंबर से हमारे पास फोन आया था और हम उस अननोन नंबर को जानते नहीं है, और हम उस अननोन नंबर का वीडियो जैसे ही उठाते हैं तो सामने जो भी व्यक्ति होता है, महिला होती है, पुरुष होता है, वह नग्न अवस्था में होता है और वो केवल आपका इंटरफेस, आपका जिस प्रकार से मैं आपको दिख लेते हैं वो लोग, और मोबाइल रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आपने उनकी डिमांड का पूर्ति नहीं की गई तो आपके वह फोटो इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पे डाल देगा, आपके रिश्तेदारों को डाल देगा, आपसे अनैतिक मांगों की पूर्ति कराई जाती है। और जैसा कि यह एक बहुत बड़ा अश्लीलता का मुद्दा यहाँ पर निकल कर आता है। इसके बाद में अश्लीलता की बात करें तो ये यहाँ तक सीमित है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला विषय आता है हेट स्पीच का। हेट स्पीच, आपने कोई फोटो डाला, वीडियो डाली, उस पर किसी प्रकार के जाति सूचक शब्द या आपको नीचा दिखाने के उद्देश्य या आपकी मानहानि करने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग कर नीचा दिखाता है, अपमानित करता है, वह हेट स्पीच की श्रेणी में आपको आता है। और इसके बाद जो लोग ऐसा क्राइम करते हैं वह साइबर अपराधी कहलाते हैं। आज की इस युग में हम इतने आधुनिक हो गए कि हम भी कहीं ना कहीं किसी के रूप में अपराध कर देते हैं, लेकिन हमें इस बात की जानकारी नहीं हो पाती कि हमसे किस प्रकार का अपराध हो चुका है। हम जाने अनजाने में किसी को व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज किया तो हम अब समझाने के उद्देश्य से उसको मैसेज करते हैं, लेकिन हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिससे साइबर क्राइम निर्मित हो जाता है। तो साइबर क्राइम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के द्वारा इंटरनेट का इस्तेमाल करके उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंक डिटेल्स और इनलीगल एक्टिविटीज से या अपने काम को अंजाम देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले कि साइबर क्राइम के कितने प्रकार होते हैं। तो आप इस मुद्दों को बिल्कुल ध्यान रखें
कि किन किन प्रकार में ये आपको कैसे शिकार करेंगे, या आपको कैसे फंसाएंगे, या आप इनसे, यही विषय जो आपको फंसाएंगे भी, यही विषय जो आपको बचाएंगे भी। तो साइबर क्राइम की श्रेणी में सबसे पहले फिशिंग का रूप दे रखा है, हम कहेंगे शिकार, इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो शिकार कैसे करते हैं, आपके साथ ठगी कैसे होती है। जब भी कोई आप डिवाइस यूज करते हैं मोबाइल पर, या तो आपको मैसेज आएगा, लिंक आएगा, या व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, या ईमेल आएगा, या आपके जीमेल खाते में ऐसा मैसेज आएगा कि आपको फलाना इतने प्रकार की लॉटरी लग गई है, हम केबीसी से बात कर रहे हैं, हम अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो अभी आपको ये ऑफर मिल जाएगा, आपको थाईलैंड का ट्रिप मिल रहा है, इस प्रकार का आपको लालच देंगे कि आप अगर हमारे इन बातों को आप सुनते हैं, समझते हैं, तो आप आपकी जानकारी हमें प्रोवाइड कराएं। और किसी भी प्रकार की आप उन्हें अपनी जानकारी देते हैं, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, डेटा नंबर, तो वह उसका उपयोग करके आपका शिकार करते हैं, और इस प्रणाली को वो कहते हैं फिशिंग। तो फिशिंग का यह मुद्दा आप समझने की कोशिश करें, और इस प्रकार आप बचें कि जब भी कोई आपको कोई लॉटरी का मैसेज आता है, ऑफर का मैसेज आता है, या कोई ऐसा लालच होता है जो आपको देख के ऐसा लगता है कि नहीं ये तो कर लेना चाहिए, तो यह नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने अपने क्लाइंटों से सुना है, मेरे पास आते हैं कई बार पीड़ित, कि वह लोग फलाना एंड फलाना ने कोई पोस्ट डाली कि मैं एक आर्मी का वर्कर हूं और मुझे अपना व्हीकल बेचना है, तो इसके अंदर ऑडी या मर्सिडीज, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों का उपयोग करते हैं फोटो के रूप में, और जो गाड़ी 40 लाख की आती है वो गाड़ी की प्राइस वो डाल देते हैं 25 लाख रुपए, कि मुझे यह गाड़ी 25 लाख रुपए में तुरंत बेचना है, मैं इस स्टेट में हूँ और मेरे को तुरंत यहाँ से मेरा ट्रांसफर हो गया है वहां पर, तो मैं इस कारण से इस गाड़ी को अर्जेंट सेल आउट करना चाहता हूँ, इतनी राशि। हम लालच में आकर अपना सब कुछ भूल जाते हैं और उस गाड़ी के पीछे दौड़ने लग जाते हैं कि हमें तो आधे भाव में ही वो गाड़ी मिलती है। फिर यह लोग फिशिंग कर आपका शिकार करते हैं और आपको लूटने का प्रयास करते हैं। इसी के अंतर्गत आता है अगला कि साइबर बुलिंग। एक साइबर बुलिंग एक्ट के अंदर ही दे रखा है हमारा कि किस प्रकार से हम साइबर बुलिंग होता है। तो साइबर बुलिंग के माध्यम से यह अपराध ऐसा होता है कि जब कोई किसी व्यक्ति को परेशान करता है, परेशान करना इन द सेंस हो गया जैसे आपने किसी की आईडी पे बार बार जाके पोक करना, किसी को अननेसेसरी मैसेज करना, कंटिन्यू मैसेज करते रहना, रात को 2 बजे 1 बजे उसको मैसेज करते रहना, या किसी की व्यक्तिगत फोटो पर अशोभनीय कमेंट करना, या शायरियां करना, या उसके अनुचित कोई ऐसा प्रभाव डाले, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, साइबर बुलिंग होता है। कि व्यक्ति आपको जानबूझ के ऐसा अपमानित करेगा, आपको उकसाएगा, आप क्रोधित हो, आप अपना परेशान हो, आप मानसिक रूप से बीमार हो, डिप्रेशन में जाएं, इस उद्देश्य से आपको परेशान करने के उद्देश्य से कोई कार्य करेगा, तो यह साइबर बुलिंग की श्रेणी में कार्य होता है। इसके बाद ही हम बात करते हैं, इसके बाद आता है कि फ्रॉड कॉल। फ्रॉड कॉल पर हम बात करें तो यह भी एक साइबर अपराध होता है। फ्रॉड कॉल आजकल हम अपना डेटा पॉलिसी बाजार, इधर उधर कई प्रकार से मोबाइल सिम खरीदते हैं, वहां से हमारा डेटा लीक हो जाता है, हम गाड़ी खरीदते हैं वहां से डेटा लीक हो जाता है, हम किसी साइट पे जाते हैं वहां से डेटा लीक हो जाता है, तो हमारे पास कॉल आना शुरू हो जाते हैं कि सर हम सो एंड सो बोल रहे हैं, बैंक से बात कर रहे हैं आपके से, आपका एटीएम ब्लॉक हो चुका है, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है, आपके बैंक फ्रीज हो चुका है आपका खाता, अगर आप हमें ये जानकारी देते हैं तो हम अभी आपका तुरंत खाता बंद होने से बचा सकते हैं, आपको इतने पैसे लगने से बचा सकते हैं। तो इस प्रकार के जो कॉल आते हैं आपके पास, उनको आप अवॉइड करें और उनसे आप बचें कि हमें हमारी व्यक्तिगत जानकारी ना किसी को देना है, ना किसी को हमारे अलावा शेयर करना है।
यदि इस प्रकार का कोई कॉल आता है तो आप तुरंत अपनी बैंक जाकर संपर्क करें, आप तुरंत अपनी पॉलिसी में जाकर देखें, आप तुरंत अपना क्रेडिट कार्ड स्कोर चेक करें, आप तुरंत जाकर उसके बारे में ऑनलाइन रिसर्च करें कि कोई मुझे कॉल कर रहा है वो जानकारी सही है या नहीं है। तो फ्रॉड कॉल भी आता है तो हम इसको साइबर क्राइम की श्रेणी में ले सकते हैं। तीसरा हम इसमें बात करेंगे, एक आता है स्पैमिंग, जो कि मेल के रूप में हमें प्राप्त होता है कि कोई हमें मेल करता है और उसके अंदर अननोन जानकारियां होती है हमारे पास, और वो कोई भी कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, वो आपके मोबाइल हो या डिवाइस हो या ऐसा कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके माध्यम से वो आपने जैसे ही वो लिंक पे आप क्लिक करते हैं, वह लिंक ओपन करते से आपके डिवाइस में, आपके कंप्यूटर में एक वायरस आ जाता है, जो वायरस आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देता है। बाद में उस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपके उपयोग का नहीं रह जाता है, उसका डिवाइस उड़ जाता है या उसके अंदर ऐसी कोई तकनीकी खराबी आ जाती है स्मेल या स्पैमिंग के कारण कि आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, और आपकी उपकरण का जो डेटा है वो भी वो हैकर्स उसे सीज कर लेते। तो ऐसे ईमेल, ऐसी लिंक, ऐसी वेबसाइट जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप इसका उपयोग नहीं करें। एवं अगर आपको कोई ऐसा मेल आता है तो आप तुरंत उसे ब्लॉक करने के लिए ही मैं आपको बोलूंगा कि आप ऐसा तुरंत उसे ब्लॉक कर दें। आप जो आपकी पहचान का नहीं है, आप उसको एंटरटेनमेंट ही ना करें। तीसरा होता है कि चोरी करना, कोई किसी के, जब कोई व्यक्ति किसी कॉपीराइट लॉ का उल्लंघन करता है, मान लो मैंने कोई म्यूजिक बनाया, मैंने कोई मूवी बनाई, या मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई, या मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, तो वह म्यूजिक कोई दूसरे ने कॉपी कर लिया या उसे परचेस नहीं किया वहां से, या कोई मूवी है, वो मूवी पेड है और उसको पेड मूवी की जगह हम फ्री मूवी में डाउनलोड कर लेते हैं किसी इनलीगल ऐप से, तो वो भी एक साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। हम तो ये सोचते हैं कि हमें तो फ्री में मिल गया वो, पर हम कहीं जाने अनजाने में साइबर क्राइम कर चुके होते हैं कि हम वो, हमारे पास कॉपीराइट का एक वो अधिकार नहीं होता है उसे कॉपी करने का, लेकिन फिर भी हम साइबर के माध्यम से उसे डाउनलोड कर लेते हैं, ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, ऐसा गेम डाउनलोड कर लेते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, ऐसा म्यूजिक डाउनलोड कर लेते हैं जो कि अनैतिक रूप से हमें मिलता है। नैतिक मूल्य में हम देखेंगे कि कोई चीज हमें अमेजोन पे मिल रही है और उसका सब्सक्रिप्शन में, और वो चीज देखने के अगर पैसे, और दूसरी कोई साइट हो, विडमेट वगैरह, ये वो जो आजकल की साइट है, वो हमें प्रोवाइड करती है कि आप हमारी साइट पे आए, यहाँ पर आपको अमेजोन के संबंध में जितनी भी यहाँ पर वेब सीरीज है वो आपको फ्री में मिलेगी, जो कि गलत तरीका होता है देखने का, समझने का उसका। तो इस प्रकार का हम भी जाने अनजाने, हमें तो जानकारी नहीं होती, लेकिन हम इस प्रकार का अपराध कर चुके होते हैं। इसी के हम आगे बढ़ते हैं कि ये तो हो गया कितने प्रकार का साइबर क्राइम, मैंने समझा दिया है कि साइबर क्राइम हो के किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, यह भी मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया, एवं इसके कारण क्या क्या है। अब बात आती है कि इनसे बचे कैसे। तो यह मैंने शुरू में ही सेशन में कहा था कि जिस प्रकार से हम आपको बताते हैं कि जो कारण है इसके होने के, वही कारण है इसके नहीं होने के। जैसे मैंने बताया था, फिशिंग, हमें शिकार नहीं होना है, हमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी को नहीं देना है, हमें लालच में नहीं आना है, और हमें डरना भी नहीं है। या तो साइबर क्राइम आपके साथ जब होगा जब आप किसी भय में होंगे या आप किसी लालच में होंगे। लालच किस प्रकार की, या तो आपको आर्थिक लालच होगी, या कोई ऑफर होगा, या कोई ट्रिप होगी, या कोई आपको ऐसा प्रलोभन दिया जाएगा जो आपको कल्पना से परे होगा। इस प्रकार ये आपके सामने दाना डाल के आपका शिकार कर लेंगे। दूसरा, डर की बात करें तो डर किस प्रकार का, मैंने एक उदाहरण दिया था आपको कि आपके पास एक अननोन कॉल आता है, अननोन कॉल करके आपको आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको ब्लैकमेल किया जाता है, और उस ब्लैकमेलिंग में आपको बोला जाता है अगर आपने हमारी मांगों की पूर्ति नहीं की तो हम आपको
यह वीडियो शेयर कर देंगे, आप इन गूगल पे अकाउंट पे इतनी राशि डालो अगर आप नहीं चाहते हो आपका वीडियो रिलीज हो। तो ये डर का एक माहौल ऐसा इनने क्रिएट कर दिया, या तो भय या लालच, यह दो चीजें जो आपको साइबर अपराधी बनाती है। तो हमें इस प्रकार का कोई क्राइम नहीं करना है, इस प्रकार की बातों में नहीं आना है। मोबाइल एक दोधारी तलवार, एक अच्छे में भी यूज होती है और बुरे में भी यूज होती है। इंटरनेट भी उसी प्रकार है कि सारी दुनिया इसमें समाहित है और यह दुनिया से अलग भी नहीं है। ये हमारा विनाश भी कर सकता है और हमारा उद्धार भी कर सकता है। ये दोनों प्रकार से हम उपयोग, ये हमारी उपयोगिता तय करती है कि हमें इसका उपयोग किस प्रकार से करना है। अब साइबर क्राइम से बचे कैसे? तो फिशिंग में मैंने आपको बता दिया कि या तो भय या लालच, हमको दोनों में नहीं आना है और इस कारण से हम बच सकते हैं इन दोनों के माध्यम से। दूसरा, आप बात करें फ्रॉड कॉल, तो ऐसे अननोन कॉलों को आप ब्लॉक करें। ऐसी एप्लीकेशन जैसे कि ट्रू कॉलर भी होता है, या आपका डेटा आपसे, आपके जितने मोबाइल में आपके कांटेक्ट होते हैं या आपसे चोर लेते हैं और यह चोर के दूसरी कंपनियों को बेचते हैं। आपको लगता है कि यह ट्रू कॉलर हमें फ्री में मिल रहा है, लेकिन यह फ्री में नहीं होता। वो केवल मोबाइल में आपके इंस्टॉल करते हैं और आपका जितना उसके अंदर कांटेक्ट डेटा होता है वह डेटा वह कंपनियों को बेचते हैं। तो वो कंपनियां होती है जैसे बैंकिंग कंपनी हो गई, आपकी पॉलिसी कंपनी हो गई, इंश्योरेंस कंपनियां हो गई और ऑटोमोबाइल कंपनियां हो गई, इलेक्शंस हो गए। इन सब में आपका नंबरों को, आपके मोबाइल में जितना डेटा होता है वो उनको सब कॉपी करके बेच देते हैं सर। तो ऐसी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल न करें जो आपका डेटा चोरी करे। तीसरी बात हम करते हैं कि साइबर क्राइम से कैसे बचे, तो ऐसी कोई वेबसाइट पे आप ना जाएं और अपनी व्यक्तिगत जानकारी वहां पर ना दें, जैसे डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर। यह आपकी व्यक्तिगत जानकारियों में आता है, कृपया ऐसे किसी के साथ शेयर ना करें। यदि आप शेयर करते हैं तो केवल वेरीफाइड साइट जो होती है, जिन पे ट्रस्टेड होता है, गवर्नमेंट की साइट होती है, उन पर ही जाएं। फ्लिपकार्ट होता है, अमेजोन होता है, जो ट्रस्टेड वाली साइट होती है उन्हीं पर जाकर अपनी जानकारी शेयर करें, जिसके माध्यम से आप फ्रॉड होने से बच सकते हैं। अब जैसा कि सेशन स्टार्ट होने के पहले अमृता मैडम ने बताया था कि हमने कई बार शिकायतें की है, तो साइबर क्राइम में शिकायतें हो भी जाती है, नहीं भी होती है, या हम करते भी है, नहीं भी करते। लेकिन आजकल हम लोग सबसे पहले ये सोचते हैं हम क्या करें, हम घबरा इतने जाते हैं कि हमको सोचने समझने की क्षमता हमारी खत्म हो जाती है जब ये अपराध हमारे साथ होता है। तो इसके लिए मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले आप अपने कॉपी और एक पेन पर मैं आपको जो जानकारियां दे रहा हूं आप उसे नोट करें, कि जब भी आपके साथ कोई साइबर अपराध हो तो आप घबराएं नहीं। सबसे पहले कॉपी पेन लेकर अपनी साथ जो हुई घटना का वर्णन करके आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर आप शिकायत करें। आपको सिर्फ शिकायत करना है। शिकायत करने के लिए मैं आपको अधिकृत रूप से बताता हूं कि यदि आप कोई शिकायत दर्ज करते हैं तो उसे कैसे करना है। आप अपना मेन कॉपी पर लेकर उसे 2 सेट में लेकर जाएं, 2 कॉपी में लेकर जाएं आपकी शिकायत को। एक आप वहां पर थाने में दीजिए और उस पर रिसीविंग प्राप्त करें कि इस पत्र को हमने हमारी आवक जावक रजिस्टर्ड में नोट किया है और इसका आवक क्रमांक ये है, और इस पे सील लगाकर आप उसे प्राप्त करें उस पुलिस अधिकारी से। वो आपको बिल्कुल उस पे सील लगा के देंगे, जो कि एक अधिकृत कंप्लेंट होती है और उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। यदि वह पुलिस कर्मी या वह थाना प्रभारी या जो आपका तालुका है जो पुलिस वाला आपका केस देख रहा है, यदि वह उस आवेदन पर कार्रवाई नहीं करता है तो हम डायरेक्ट न्यायालय में भी जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं और हम प्राइवेट परिवाद लगा सकते हैं 156(3) के अंतर्गत, कि हमने इस पुलिस थाने में इस दिनांक को एक आवेदन दिया था जिस पर पुलिस के द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्य। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यदि
इसमें ऐसा होता है कि यदि 156(3) आप दर्ज करते हैं तो उसमें नोटिस होता है सर्वप्रथम उस पुलिस अधिकारी को जिसके समक्ष आपको यह आवेदन दिया जाता है। जो आप शिकायत दर्ज करते हैं उसको कोर्ट में बुलाया जाता है कोर्ट के द्वारा, और उससे लिखित में पूछा जाता है कि आपने इस व्यक्ति ने आपको शिकायत दर्ज की थी, आपने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है। तो वह लिखित रूप में न्यायालय को एक प्रतिवेदन देता है कि मैंने इस आवेदन पे ये जांच की है, इसके बयान लिए हैं, या मैंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, या मैं जांच के अभाव में इसे पूर्ण नहीं कर पाया। यदि वो जांच के अभाव में उसे पूर्ण नहीं कर पाता है तो न्यायालय उसे तुरंत दर्ज कर लेती है आपके मामले को, और वो न्यायालय में प्रकरण चलने योग्य हो जाता है। दूसरी बात अगर करें तो हमारी भारत सरकार ने साइबर क्राइम से बचने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। उस वेबसाइट को भी आप नोट करें कि www.cybercrime.gov.in। इस पर जाकर आप साइबर क्राइम के बारे में जागरूक भी हो सकते हैं और साइबर क्राइम की शिकायत भी कर सकते हैं। सर GOV ना GOV? gov.in। सर GOB बेबी वाला बी ना V? V फॉर वायलिन, V फॉर आप वेन भी लिख लो, V फॉर। थैंक यू सर। है ना। इसके बाद एक नंबर भी है जो टोल फ्री नंबर के रूप में कार्य करता है, 155260। मैं फिर से रिपीट करता हूं, साइबर अपराध का नंबर है 155260। आप किसी भी मोबाइल से इसे लगाएंगे ये लग जाता है। तो सबसे बढ़िया प्रोसीजर आप वेबसाइट पे जाकर उसे आप करिए। अभी हमारे इंदौर की हम बात करते हैं तो हमारे इंदौर में विगत 6 महीने में 15,000 मोबाइल चोरी हुए थे, या घूम गए थे, या किसी से मिसिंग हो गए थे। तो सिटीजन कॉर्प के रूप में हमारे इंदौर में शिकायतें दर्ज होती है कि हम IMI नंबर उस पर डाल दें, वो उसे तुरंत ब्लॉक कर देते हैं। तो भारत सरकार ने भी ये सुविधा निकाली कि हम इस साइट पे जाके हमारा जो डिवाइस चोरी हो जाता है, हम उसका सीरियल नंबर, उसका बिल, और हमारा ID उस पर जाकर अगर हम सब कुछ दर्ज कर देते हैं तो भारत सरकार उस डिवाइस को उपयोग करने योग्य नहीं रखता है, उसे तुरंत ब्लॉक कर देता है। उस पर किसी भी प्रकार का नेटवर्क काम नहीं करता है। तो ऐसे लोग जो भी इन डिवाइस को चुराते हैं वो डिवाइस उनके किसी काम का नहीं रह पाता है, और यदि वो उसे चालू करने का प्रयास करते हैं तो वो तुरंत पकड़ा जाते हैं। तो आप ध्यान रहे कि जो मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ, आप इसको वेबसाइट के उस पर जाएंगे तो वेबसाइट पे आपको हम जितने भारत सरकार के FM पर एड चल रहे हैं, जागरूकता अभियान चल रहा है, उसके वीडियो, उसकी ऑडियो, उसके मैसेज आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तीसरी बात, आपका मोबाइल चोरी हुआ या आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ, आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है वो संबंधित हर स्टेट में एक साइबर लॉ का अंतर्गत एक थाना बना हुआ है जो अलग से बना हुआ होता है, साइबर पुलिस बना रखी है, वह तत्काल कार्रवाई करती है। तो आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पे आप रिपोर्ट करें, आपकी जानकारी रिपोर्ट करें, आपकी सब कुछ करें। आपके जो डिस्ट्रिक्ट होगा वहां पर वह नेशनल क्राइम रिपोर्टेड डॉक्यूमेंट, वहां से शिकायत सीधे आपके डिस्ट्रिक्ट के थाने पे ऑटोमेटिक आएगी। और एक रजिस्टर्ड नंबर, आप जैसे ही आप कंप्लेंट दर्ज करेंगे आपको ऑनलाइन रजिस्टर्ड नंबर मिलेगा, उसे आप ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी शिकायत का क्या समाधान हुआ है। और यदि उसका शिकायत का समाधान नहीं होता है तो उसमें उच्च अधिकारी को आप ट्रांसफर ऑटोमेटिक हो जाती है। यदि कोई शिकायत आप 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने, उसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि अगर 1 महीने में उस पुलिसकर्मी से नहीं हुआ तो उसको उच्च अधिकारी को वह शिकायत ऑटोमेटिक ही ट्रांसफर कर दी जाती विभाग के द्वारा ही। फिर आपको उच्च अधिकारी खुद संपर्क करके आपसे जो हुए फ्रॉड के बारे में जानकारी लेंगे और उसका आपको समाधान देंगे। अब रही बात कि हम साइबर एक्ट के बारे में जाने, तो सन 2000 में एक
सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम लॉन्च किया गया था हमारी भारत के संविधान को लेकर, जो कि सन 2000 में लॉन्च किया और सन 2005 में इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए, जिसकी मुख्य धारा 43, 66, 67 जो कि मैं आज अपने रेगुलर प्रैक्टिस में देखता हूँ कि किसी की आईडी चोरी कर लेना, किसी के डेटा चोरी कर लेना, धार्मिक उन्माद फैलाना, हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराना, असंवैधानिक बातें करना या धर्म संप्रदाय को लेकर कमेंट करना, इन प्रकार के जो भी धाराएं मैं आपको बता रहा हूँ, धारा 43, धारा 66, धारा 66A, 66, 7A, एवं हम इसमें आईपीसी की भी मदद ले सकते हैं कि 420 भी हमारे साथ होता है यदि पैसे का फ्रॉड होता है या हमारा मिसयूज होता है या हमारी जानकारी का मिसयूज होता है या धोखाधड़ी होती है, तो आईपीसी की धारा 420 और 120B किसी षड्यंत्र को लेकर के आपके सारी जानकारी को एक गोपनीयता से एक नियोजित तरीके से आपको उससे लेना और षड्यंत्र करके उसका उपयोग करके आपकी अमानत में खायनात करना, यह सब आईपीसी की धारा के अंतर्गत एक अक्षमनीय अपराध है और एक दंडनीय अपराध है, जो कि न्यायालय के द्वारा गैर जमानती की श्रेणी में भी आता है। तो अमृता जी, आज का मेरा यह साइबर क्राइम कैसे होता है, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और यहाँ तक कि हम इसे कैसे बचें और इससे बचा अगर हमारे साथ होता है तो हम किस प्रकार से हम सहायता प्राप्त करें, इस पर मेरे द्वारा प्रकाश डाला गया। अब माननीय सदस्यों के मन में अगर कोई प्रश्न हो या कोई दुविधा हो या कोई लीगल उनको मुझसे मदद चाहिए है तो मैं आमंत्रित करता हूं, अपने सवाल आप लेकर आए और इसी के साथ मैं आपको सबको प्रणाम करते हुए अपने वाणी को जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए हम प्रश्नोत्तरी के सेशन में आगे बढ़ेंगे और मेरा सभी पदाधिकारियों से निवेदन है, आप राइज हैंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मैं आपका नाम यहाँ से ले सकूंगा और आप अपना सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले विवेक गर्ग जी कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं। सर आप पूछ सकते हैं अपने सवाल। विवेक गर्ग जी। ਸਰ ਸਾਡੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? जी बिल्कुल सुन रहे हैं सर। ਸਰ ਇਹ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, 6-7 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਪਾਤਾ, ਕੋਈ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਚ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਚ ਦੂਜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਚ, ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਸਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ उल्टा धमकियां मिल रही हैं जी फुल। अभी तक सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने अभी शिकायत कहाँ सर हमने ह्यूमन राइट च भी की हुई है, नेशनल ह्यूमन राइट च भी की हुई है सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मैं जानना चाह रहा था कि आपका जो आपके साथ फ्रॉड कैसे हुआ सर, थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा ब्रीफ कर दो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था और इतने इतने का लॉस इससे हुआ। सर मेरा फायरवर्क्स का काम है सर, पटाखों का होलसेल का काम है नाभा में सर। ओके, आपसे किसी ने माल बुक किया, आपने डिलीवर्ड किया? सर कुछ भी नहीं किया, शॉप पे सैंपल लगे हुए थे, माल पड़ा था हमारा। पुलिस वाले सिविल वर्दी में आए, सिटी नाभा के थे वो पुलिस वाले। ठीक है। तो उन्होंने आते सार मेरे को रूम में बंद कर दिया और मेरा मोबाइल खोया, कैमरे सारे पट ते उन्होंने डीवीआर नाल चक के ले गए सर। एक तो 6-7 लाख दा माल चक के ले गए जी ਉਹ। जी जी जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਤਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਿਓ। ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ। हाँ जी सर सबसे पहले आप इसमें देखें, आपके ऊपर जो प्रकरण बना हुआ है सर, उसके अंदर जो डीवीआर ले गए उसे जब्त किया है, तो आप सुप्रत नामे पर न्यायालय में जाकर उसे छोड़ने का प्रयास करें उस डीवीआर को। किस पे जाए हम सर? सर अगर आप पे जो केस रजिस्टर्ड किया ना किसी भी पुलिस ने, जो डीवीआर लेकर जाती है पुलिस, वो उसे जब्ती में लेती है कि ये हमने जब्त किया है।
जिसे आप अगर जिस सर न्यायालय कुछ भी नहीं किया सर वो आप आवाज एक काम, कट हो रही है सर। आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क करिएगा। आपकी चार्जशीट जो आपके ऊपर बनी है, आपकी पूरी जो केस डायरी है, उसका अवलोकन करके मैं आपको मदद दूंगा सर इसके अंदर, कि आपको किस माध्यम से उनने आरोपी बनाया या आपके बचाव पक्ष में हम क्या यूज कर सकते हैं उस केस के अंतर्गत। तो सर ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਹੀ 1 ਮਿੰਟ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਰ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਡੀਵੀਆਰ ਚ ਸਰ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜੀ। जी सर। हाँ तो जी सर इसके अंदर हम आपकी मदद तो अभी तुरंत तो नहीं कर पाएंगे। जिस नहीं प्रकार सर मैं आपसे फिर से अनुरोध करूंगा कि आप मुझको व्यक्तिगत रूप से सर मुझसे संपर्क करें, हम विस्तृत इस पे बात करेंगे और आपके मदद के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वहां पर किस प्रकार से आपको ऑनलाइन मदद दिलवा सकता हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा सर। आप मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए। मैं आपको इस लाइव सेशन के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर देता हूँ, आप उसे नोट करिए। 99 जी सर, पूरा नंबर बोल दीजिए सर, वो सुन रहे हैं, विवेक जी सुन रहे हैं। 99777777 5 टाइम 7 लिखिएगा 99 के बाद, और आखिरी में 133। ठीक है। जी सर। नेक्स्ट और क्वेश्चन। विवेक जी, अगर आपको नंबर नहीं मिला होगा तो आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन पे सर वहां पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको हम नंबर भेज देंगे यहाँ से। अब हम सवाल की अगली श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और हमारे पास समय की सीमा भी है, तो हम केवल सार्थक और लिमिटेड सवाल ही हम यहाँ पर कर पाएंगे। मैं अगले सवाल के लिए शहराज हुसैन सर को आमंत्रित करता हूँ। शहराज हुसैन सर कुछ अपने सवाल रखना चाह रहे हैं। शहराज हुसैन सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, तब तक हम पायल चौधरी मैम हैं, आपका सवाल ले लेते हैं। पायल चौधरी मैम, आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी, लकी सिंह सर। सर नमस्कार, मैं लकी सिंह नेगी, जिला सचिव यूथ विंग। सर आवाज नहीं आ पा रही सर, थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे सर आप? जी सर जी। जी सर सर आवाज बोलिए। आ रही है? सर मैं लकी सिंह नेगी, जिला सचिव यूथ विंग भोपाल से बात कर रहा हूँ। जी मैं एक्चुअली कई सारे लोग नहीं ज्वाइन हो पाए हैं, तो मनोज सोलंकी जी, जिला अध्यक्ष जिला भोपाल का एक क्वेश्चन है, उन्होंने मुझे पूछने के लिए कहा है। सेम मेरा भी सवाल ये है कि सर जैसे कई लोग ऑनलाइन ठगी करते हैं, साइबर क्राइम वाले, मतलब कई लोग साइबर क्राइम के माध्यम से ठगी करते हैं जी और उनकी कंप्लेंट लिखवाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। मतलब विदेशी रहते हैं, वो भारत के नहीं रहते हैं। जी कई जी सारे विदेशी यूएस या यूके वगैरह के साइड के लोग होते हैं, जो कहते हैं कि हमारी फलानी कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, इससे आपको इतना इतना रिटर्न आएगा। जब उनमें पैसा डाल दो तो वो फिर गायब हो जाते हैं। उनके खिलाफ हम कंप्लेंट अगर करते हैं तो कुछ हो नहीं पाता। उनका कांटेक्ट नंबर भी ऐसे कुछ वीआईपी नंबर्स होते हैं जो शायद कोई ट्रेस नहीं कर पाता है, और उनके अकाउंट भी कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं जो कभी सीज नहीं हो पाते हैं। तो उनके लिए ऐसी क्या कार्रवाई होती है या कुछ होना चाहिए? और अगर जैसे किसी के साथ ऐसी ठगी हुई है तो पैसे मिलने की या किसी भी कार्रवाई करने की क्या उम्मीद रहती है कि कुछ होगा गवर्नमेंट की तरफ से? सर ये मेरा सवाल था, मेरा और मनोज सोलंकी जी का सवाल था ये सर। सर जी उपेंद्र सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है उपेंद्र सर के पास कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। देखिए जैसा सर कि अब आवाज आ पा रही है सर। उपेंद्र सर, आप लाइन पे है ना? जी उपेंद्र सर, अभी उनका वो डिस्कनेक्ट। जी सर। जी सर सुन पा रहा हूँ सवाल सर आपने सुना? मैं। हाँ
सर मनोज जी का जो सवाल ये क्वेश्चन किया था गया वो है कि आधा ही साइबर सुन अपराध पाया होता मैं। है। सर हाँ, मैं सवाल ये है जी सर, सवाल ये है कि साइबर अपराध होता है, उस पे एफआईआर दर्ज किया जाता है, फिर भी जनरली कार्यवाही उस रूप में नहीं हो पाती। न तो जो व्यक्ति के अकाउंट में पैसे भेजे गए उसका अकाउंट सीज होता है। बहुत सारे मोबाइल से फोन आते हैं और वो बोलते हैं कि आप जाकर जहाँ जाना है चले जाइए, एफआईआर कर दीजिए, हमें डर नहीं लगता। तो अब उनके नंबर भी चालू रहते हैं, आप फोन करेंगे 1 महीने बाद भी तो भी उनका नंबर चालू रहेंगे और उन्होंने वो अपराध कंटिन्यू करते रहते हैं। तो ये क्या ऐसे रीजन है कि इनके ऊपर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हो पाती है, या इनके ऊपर पर्याप्त रूप से कार्रवाई कैसे हो, ये सवाल है सर। सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आधुनिकता के साथ बढ़ते बढ़ते हमारे जो अपराध की भी श्रेणी है वो आधुनिकता हो गई है, और भारतीय पुलिस अभी इस समाधान को लेकर इतना सक्रिय या इतनी मुख्य भूमिका में सर नहीं आ पाई है कि हम तुरंत किसी को टेक्निकल रूप से पकड़ पाए। या हम ये भी कहना चाहेंगे कि हम ऐसे अपराध को लेकर जो कि आज की तारीख में बहुत संगीन अपराध है, उसको लेकर हमारे संविधान और हमारी पुलिस और हमारा प्रशासन जो कि कमजोर रूप की भूमिका में आता है। ऐसे में हम बोलना चाहेंगे, यदि कोई, जैसे सर ने बताया कि कोई बाहर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे हमारे को, हम उसे कैसे पकड़ेंगे, हमारी पुलिस भी, तो यही सवाल हमारे प्रशासन का भी हो पाता है कि उन्हें अनुमति नहीं मिल पाती है। वह केवल अभी जो हमारे भारत में लॉ है वो भारत के लोगों पे ही लागू किया गया है। उसमें अगर किसी प्रकार की कोई ठगी होती है तो वह केवल इंफॉर्मेशन वहां पर पहुंचा दी जाती है कि सो एंड सो सिटी है, जैसे मान लो यूएसए है तो यूएसए पुलिस को यहाँ से मेल कर दिया जाता है वहां के हेड ऑफिस को इंडियन पुलिस के द्वारा कि इस प्रकार का व्यक्ति इस प्रकार का आईपी एड्रेस और इसी सर्वर से हमारे इंडिया में फ्रॉड हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से हम भी शिकायत करते हैं और वह पेंडिंग होती है, वैसे उसी प्रकार हमारी भारत सरकार भी अगर कोई शिकायत करती है या भारत की कोई पुलिस। सर सवाल ये भी है कि हमारे देश के ही अपने कुछ लोग होते हैं जो फोन करते हैं और ऐसा मतलब वो उनके नंबर चालू रहते हैं, वो बोलते हैं कि आप जाइए एफआईआर जहां करना है कर दीजिए, हम जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। ऐसा हमारे पास कई मामले आए हैं और ऐसे लोगों के नंबर भी चालू रहते हैं, उनको कोई डर भी नहीं है पुलिस का। आप कितना भी बोल दीजिए हम पुलिस के पास जा रहे हैं, वो तब भी आपको मतलब वो बिल्कुल इससे नहीं डरते हैं कि आप चले जाइए पुलिस के पास। सर ऐसे लोगों पर हम त्वरित कार्रवाई के लिए तो सर मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, जो मैं आपको टोल फ्री नंबर दिया है 155260 और नेशनल क्राइम की जो शिकायत नंबर प्राप्त, जहां तक मैंने अपराध दर्ज कराने की बात आई है सर, मैंने अगर कोई 10 शिकायत वहां पर दर्ज करवाई है तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 10 में से 10 को सॉल्यूशन मिला है, लेकिन 10 में से 4 या 5 शिकायतों पर कार्रवाई दर्ज की जा चुकी है सर। बिल्कुल। और कुछ मामले जो मेरी पेंडिंग है सर, उन पे भी जांच का विषय बना हुआ है सर, उस पे कोई अभी किसी प्रकार का वहां से कोई ऐसा रिवर्ट मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। तो सर कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें प्राप्त हो जाए, रही बात कि कोई चैलेंज करे कि जाओ जहां जहां शिकायत करना है वहां कर दीजिए, सर ऐसे लोग बड़े सोची समझी साजिशों के साथ वह क्राइम करते हैं कि वह जो मैंने तो कई केसों में यह भी देखा है कि जिन नंबरों का उपयोग वह करते हैं वो उपयोगकर्ता की मृत्यु सन 2019 में हो चुकी होती है और उनके नाम पर सिम चल रही है सर अभी भी। तो इस कारण से वो बेखौफ होकर ऐसी धमकियां ऐसा आपको उकसाते हैं जिससे वह आप और डिप्रेशन हो और आपका मनोबल कम हो, जिससे आप कोई कार्रवाई ना करें। बिल्कुल। और इसके अलावा चूंकि समय सीमा भी है आज के इस वेबिनार की, मैं अगला सवाल शहराज हुसैन को आमंत्रित करता हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं। ठीक है, पायल चौधरी मैम, क्या आप सुन पा रही हैं? आप अपने सवाल कर सकती हैं। पायल चौधरी मैम। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी मैडम सुन पा रहे हैं, आपको बताएं मैडम। उपेंद्र जी नमस्ते, आपने बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की है। मैं भी एडवोकेट हूँ, तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है?
जी मेरे एक है ना फ्रेंड के साथ एक है ना आपका ये हुआ था अभी कुछ शायद 1-2 साल पहले एक फ्रॉड हुआ था। कोई एक है ना आपका वेब का लिंक भेजा गया था। उन्होंने विदाउट देयर नॉलेज उन्होंने उसको लिंक को प्रेस कर दिया और वो ऐप डाउनलोड कर लिया। जैसे ही डाउनलोड किया उसमें उन्होंने अपना बैंक का डिटेल शेयर कर दिया। उन्हें नहीं पता था वो वेब था आपका एनीडेक्स जैसा जो खुल जाता है ना मिरर साइट। जी तो जी जी फ्रॉडस्टर ने इमीडिएटली उनके अकाउंट से 1 लाख समथिंग कुछ अमाउंट है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है वो जी अमाउंट निकाल लिया। फिर बैंक से मैसेज आता है कि अगर बैंक से एक जो मैसेज आता है ना नॉर्मली कि आपने अगर ये ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करो। उस जी पे किया बैंक वाले ने उठाया नहीं तो उन्होंने इमीडिएटली बैंक को कॉल करके कहा। उनको तब समझ में आ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है तो जी उन्होंने बैंक को कहा मेरा इमीडिएटली ब्लॉक कीजिए। बैंक ने आधा घंटा लगा दिया ब्लॉक करने में लेकिन जब तक ब्लॉक होता है उनके अकाउंट से काफी पैसे निकल गए थे। अभी जी बैंक वाले ये बोल रहे हैं कि ये आपने खुद इच्छा से डाउनलोड किया ना और इच्छा से आपने शेयर किया है तो हम आपके पैसे रिफंड करवाने में आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। बैंक ने उनको वो अकाउंट नंबर नहीं बताया क्योंकि वो तो एक प्राइवेट अकाउंट में पैसे गए हैं कोई एक कंपनी का नाम था। जी वो जी डिटेल्स बैंक वाले नहीं दे रहे और ये जो टोल फ्री नंबर आपने बताया ना उन्होंने जी लोकल पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन करी और ये जो लोकल साइबर क्राइम वाला नंबर है ये मैंने अवेलेबल करवाया था उस पे जी भी उन्होंने ये किया है बट कहीं से भी उनको कोई हेल्प नहीं हुआ है। मैम इस मामले पे मैडम सब फोरम पे भी आपको जाना चाहिए। जैसे आपने कहा कि आपने कंप्लेन की बैंक में किया और बैंक ने आधे घंटे लगा दिए, तो अगर आपके पास प्रूफ है हाँ कि आपने मतलब तुरंत ही कंप्लेन किया और आपका बैंक ने कॉल समय ज्यादा वेटिंग आ लगा। रहा है या आपके पास रिकॉर्डिंग है मैडम तो कंज्यूमर कोर्ट के माध्यम से आप आपकी सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं सर्विस प्रोवाइडर की कमी को आप उसके अंदर ले करके आप उसको क्लेम कर सकते हैं। जितनी राशि आपकी जो गई है उतना तो हाँ आपको मिलेगा ही साथ में मानसिक आपको जो परेशानियां हुई है और आर्थिक जो आपका आने जाने का एक्सपेंसेस हुआ है वो जी सब आपको उसके अंतर्गत कंज्यूमर कोर्ट के अंतर्गत आप उसको लिखिए ये कि सेम की सेवा में कमी और त्रुटि के कारण हम ये परिवाद दर्ज करते हैं बैंक के विरुद्ध कि हमने सो एंड सो अपराध हम चलो हम मानते हैं हमसे हो गया है वो कि हमने हाँ जानबूझकर वो एप्लीकेशन डाउनलोड की लेकिन हम जब बैंक को सूचित कर रहे हैं तो आपके जी कस्टमर हमारा कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं और कोई हाँ रिवर्ट नहीं कर रहे हैं। जो आप टोल जी फ्री नंबर हमें प्रोवाइड कराते हैं वो सिर्फ वेटिंग कॉल के रूप में आता है हमारे पास। यदि आपके राइट राइट आपकी रिकॉर्डिंग या आपकी कॉल डिटेल्स आपके पास मौजूद है तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बोलना चाहूंगा कि आप कंज्यूमर कोर्ट का रास्ता अपनाएं तो आपकी गई हुई राशि भी आपको प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद आपको जो आपको एक्सपेंसेस लगे वो भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। जी इवन बिल्कुल। उन्होंने और आरबीआई में भी फाइल किया था आरबीआई ने मैम भी देखिए यही जवाब दिया है। मैम क्या है, आप कहीं भी जाएंगे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जिस डॉक्टर का जो मर्ज है उसकी दवा एक संबंधित डॉक्टर के पास ही होती है। और इस मामले में हमने मेरा जो अनुभव रहा है, आपके इंदौर के ही जितेंद्र पुरोहित सर हैं, उन्होंने अभी हाल ही में इसी तरह के किसी मामले पर उन्होंने जो पीड़ित व्यक्ति था उसको फ्री एड दिया था, फ्री लीगल एड दिया और ओके व्यक्ति को शिक्षा भी मिला। तो आप कंज्यूमर फोरम में जाएंगी तो वहां पर क्या है कि वहां पर आप अपना पक्ष रख पाएंगे, ना था आप कहीं भी जाइए, आरबीआई में ठीक है जाइए या लेकिन कहीं भी जाइए। कंज्यूमर फोरम का हाल ऐसा है ना वहां जाने से आपको मतलब मिनिमम 4-5 साल लग जाएंगे चाहे मिनिमम। कितने भी साल, देखिए हमें न्याय के लिए अब ये तो नहीं नहीं ठीक है लेकिन कि क्या भारत होता देश है ना के कोई मतलब इमीडिएट जैसे चाहते हैं ना रिलीफ इतना मतलब ये वो मैम नहीं कर देखिए सकते क्या है, नहीं एक कर बड़ा पाते देश हम। है, भारत एक बड़ा देश है और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में आपको पता है कि इंस्टेंट 3 महीने में अगर हमें न्याय चाहिए तो इसके लिए 20,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करके हमें नए कोर्ट बनवाने पड़ेंगे और एक बड़ा जी 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 इन्वेस्टमेंट जी करना जी पड़ेगा, तब जाके हम इतनी बड़ी जनसंख्या को 3 महीने या 2 महीने में जस्टिस दे सकते हैं। तो वो नहीं एक नहीं अलग वो इशू है। नहीं कभी हाँ कहते हैं ना कि शिकायत करने में आदमी ने लेट कर दिया लेकिन जब 24 आवर्स के अंदर ही कहते हैं ना आप अगर इमीडिएटली कर दो तो आपका आपका पैसा भी इमीडिएटली मिल जाता है। बैंक इजीली प्रोवाइड कर सकता था वो अकाउंट डिटेल्स। बैंक ने बिल्कुल ये मैम, बोल के नहीं इसीलिए दिया कि हमारे देखिए पास डिटेल इसीलिए नहीं है। हाँ, जैसा कि उपेंद्र सर ने बताया, इसीलिए बताया कि आपको जो आप मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं वो भी आपको मिल सकता है और अगर आपने सही समय पर कदम उठाए हैं तो आपके बैंक के पैसे भी रिफंड हो सकते हैं। तो जी इसके लिए कंज्यूमर फोरम में जाया जा सकता है। इसके साथ ही मैं अपने कुछ अगला सवाल, मैं 1-2 सवाल और ले लेता हूँ, इसके बाद हम वेबिनार उपेंद्र को जी end थैंक यू। जी मैम धन्यवाद मैम। जी देवी प्रसाद सर का कोई सवाल है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। देवी प्रसाद साहू सर। मैं जो है सर ने आपको बता दिया
एक्चुअली ये जो आपका जो जी सर, साइबर क्राइम आवाज जो धीमे आ बताया रही है सर, आवाज धीमे आ रही है, कृपया। इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ तो आवाज नहीं आ रहा है सर। सर आ रही है, आ रही है। सर ठीक, एक्चुअली ये हेल्दी एडवाइस इन्होंने दिया सर, थैंक यू। एंड ये आगे भी हम लोग करते रहेंगे सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आरिफ प्रजापति जी, आपका कोई सवाल है क्या? हेलो सर, मैं आर्यन जोरहाट आसाम से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी। सर जी ने एक नंबर, टोल फ्री नंबर दिया था। पहला तो वो टोल फ्री नंबर हम लोग का आसाम से कनेक्ट ज्यादातर होता नहीं है। जी सर। जी, टोल फ्री नंबर कनेक्ट नहीं होता है तो हम लोग 1930 नंबर दिया हुआ है साइबर क्राइम के लिए। जी तो ये नंबर पे हम लोगों का कनेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जी कभी हम लोग के थ्रू, जैसे हम लोग कोई मान लो फेसबुक पे गए, हम लोग कुछ परचेस किए, ठीक है, जी कोई चीज परचेस करते हैं तो वो परचेज जब करने के बाद में जो पेमेंट कर देते हैं, वो पेमेंट अगर हम लोग कभी कुछ इशू हुआ, साइबर फ्रॉड हो गया या कुछ भी, उसको लेके हम लोग इमीडिएटली अगर रिपोर्ट करते हैं 1930 पे, तो वो जी लोग क्या बोलते हैं, जैसे पायल मैम ने बोला कि वो लोग बोलते हैं कि हम आपने पेमेंट किया तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, वहां से तो आपका फ्रॉड नहीं हुआ ना, तो ये बोल के वो लोग डिस्कनेक्ट करते हैं कॉल। ये मेरे जी साथ भी हुआ, मैंने जस्ट एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद में फेसबुक में आप जाओगे, वो सेम जो आपने परचेस किया ना, वो लिंक भी नहीं है, हट गया, मतलब जी रिमूव कर दिया गया। जी तो साइबर मतलब जो भी हम लोगों का टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, लेकिन वो कोई यूज में नहीं है, मतलब कुछ वो लोग हेल्प नहीं करते ज्यादातर। अभी रिसेंटली ये साइबर गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, रिसेंटली सर 2-3 महीने से एकदम एक्टिव रूप से काम कर रहा है। आपके टोल फ्री नंबर से आप अभी आप ऑनलाइन सेशन में आप जाकर गूगल पर जाकर cybercrime.gov.in करिए, आपको संबंधित वेबसाइट ओपन होगी। आप उस वेबसाइट जैसी होगी सर, आप लाइव सेशन में देखिए, उसको विस्तृत रूप से आपको इंटरफेस मिलेगा और उस इंटरफेस पे आपके साथ जो भी क्राइम हुआ है, मतलब ये चीज तो चलो ठीक है, फिशिंग जैसे होती है। जब फिशिंग करेगा तो व्यक्ति लालच में ही करेगा ना, कि आपको दाना डालेगा और आप फंस जाएंगे, आपको कोई कम चीज की पैसे बताएगा और वो आपसे बोलेगा इतना अमाउंट डाल दो फिर मैं आपको डिलीवरी कर दूंगा। तो ये तो व्यक्ति इच्छिक रूप से ही करता है, लेकिन आपसे पैसा प्राप्त करने के बाद आपको धोखा दिया, तो ये हाँ जी, धोखाधड़ी श्रेणी में आने वाला क्राइम है सर। तो कि ना, हम मानते हैं कि हमने किया, हम मानते हैं, लेकिन हम फुलफिल, उनने ऑफर किया, ऑफर की पूर्ति कहाँ करी? उनने तो उनका रिजल्ट प्राप्त कर लिया, जो उनको प्राप्त करना था, उनका जो लाभ था वो उनको मिल गया, फायदा जो होना था उनको हो गया, उन्होंने कर लिया, लेकिन उन्होंने वो प्रोडक्ट, उन्होंने वो चीज, उन्होंने वो जो सर्विस वो मुझे प्रोवाइड थोड़ी कराई। तो अब उसको लेकर शिकायत दर्ज करें, ना कि इस बात पे कि हमने अपनी मर्जी से करा, कि ना हम लेना चाह रहे थे, करा था ऑफर ही। फेसबुक उस पेज को भी रिमूव कर दिए, तो किस पे सर, मतलब आप वो अभी आपके साथ करेंगे? कोई क्राइम होता है सर, सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्क्रीनशॉट लेने से बेटर है कि उसकी हर पेज की यूआरएल होती है, आप यूआरएल को कॉपी करके रखें। जब भी समस्त सभी मेरा मेंबरों से निवेदन है, कोई भी आईडी हो आप उसकी लिंक कॉपी करके रखें, कोई पेज हो उसका यूआरएल निकालें। हम सोचते हैं हमने स्क्रीनशॉट ले लिया ये काफी है, तो एविडेंस के रूप में स्क्रीनशॉट किसी भी प्रकार से नहीं उपयोग आता है। यदि हम किसी यूआरएल, किसी आईपी एड्रेस, किसी सर्वर एड्रेस तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए यूआरएल आईडी होना जरूरी है। तो किसी भी पेज को आप अगर सर्च करते हैं या जाते हैं उसके, तो उसकी यूआरएल आप देंगे गवर्नमेंट को के पोर्टल पे, तो वो उसे ट्रेस कर पाएगी कि वो कौन से सिस्टम में चल रहा है, किस सीरियल नंबर पे चल रहा है, किस आईपी एड्रेस पे चल रहा है। वो अगर उस आईपी एड्रेस को ट्रेस कर सकते हैं तो बिल्कुल वो आपकी मदद हो सकती है। लेकिन आप स्क्रीनशॉट के भरोसे ना रहे कि मेरा ये स्क्रीनशॉट है, मेरा ये ऑर्डर की रिसिप्ट है, ये मैंने इस पेज को देखा था, मैंने इस पेज पे गया था, यह किसी भी प्रकार की आपकी बात को पुष्टि नहीं कर पाएगी। जी, बिल्कुल सर। तो सर ये ठीक है सर, मैं सिर्फ एक सवाल आखिरी में और लेना चाहूंगा, तत्पश्चात मैं अमृता मैम को आमंत्रित करूंगा और फिर हम अगले 5 से 7 मिनट में हम वेबिनार को उसका समापन कर रहे हैं। जी तो सर। जगजोत सिंह सर, आपके कोई सवाल हैं क्या? जगजोत सिंह मल्होत्रा सर। सबसे पहले तो गुड इवनिंग सर। उपेंद्र सर ने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। सर मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं जगजोत सिंह, उड़ीसा स्टेट प्रेसिडेंट यूथ में आता हूँ, ह्यूमन राइट्स में।
एंड सर जैसे अभी हमने सारी मीटिंग में बातें कही हैं, इसमें 3 चीज सबसे इम्पोर्टेंट हमें जो इसकी अगर हम समअप करें, सबसे पहली चीज जो इतने जनों ने जो कंप्लेंट्स की हैं, अभी जस्ट मैं सुन रहा था, तो इसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये है कि सर देखिए हमारा देश में अभी इस समय सबसे ज्यादा आबादी है एंड चाइना के बाद अब सेकंड कहीं ना कहीं हमारा देश आ रहा है। तो हमें अगर कोई भी कंप्लेन को दर्ज जब हम करते हैं ना, तो उसमें प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज सोशल मीडिया इतना हाई प्लेटफॉर्म है कि जब गवर्नमेंट भी अगर कोई काम नहीं कर रही है तो आप उसको सोशल मीडिया में एक्सपोज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे इन्होंने कहा कि किसी ने एक कॉल आया, तो आप सबसे पहले तो वॉइस रिकॉर्ड करना शुरू कर दीजिए अननोन नंबर से जब कॉल आता है तो। दूसरा चीज, जब उन्होंने कहा कि हमने कोई वेबसाइट को क्लिक किया, तो देखिए सर जब भी आप कोई वेबसाइट को क्लिक करते हैं ना, उसमें आपको परमिशन मांगता है। अगर आपकी डेटा से कोई भी चीज मांग रहा है ना, तो आपको अलाउ या डिनाई करके मांगेगा। अगर आप उसमें अलाउ कर दोगे तो फिर तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली मतलब आप ही ने उनको राइट दिया है कि वो आपका पर्सनल डिटेल्स को सर्वे कर सकें। तो सबसे पहले जी सर, सही बोल रहे हैं सर आप। पूछेगा कि हेलो, जी सर, आ रही है आपकी आवाज, बताएं। जी सर, सवाल कोई नहीं तो पूछ सकते हैं। तो उससे सर यही चीज होगी कि अलाउ करने से आपका सारा डेटा बाहर जाएगा डेफिनेटली। एंड थर्ड थिंग है कि सर जब भी हम क्या ऐसा कर सकते हैं उपेंद्र सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है, हम उसका डेटा रिकॉर्ड या फिर उसका स्क्रीनशॉट इमीडिएटली, अगर जैसे मान लीजिए हमने बैंक में कंप्लेन की भी है, तो क्या हम बैंक की सारी कंप्लेन का जो रिकॉर्ड है उसको सोशल मीडिया में एक्सपोज कर सकते हैं पूरे हर जगह में? क्योंकि इससे उन पर प्रेशर बिल्ड करेगा। टैग भी कर सकते हैं उनको हम लोग, गवर्नमेंट वेबसाइट्स को। सर सबसे मैं आपको बताऊंगा सर, सोशल मीडिया पे प्रेशर जनरेट जब होगा जब बहुत सारे लोग एक साथ कोई हैशटैग या कोई इस प्रकार का अभियान चलाएंगे। हम साइबर क्राइम से पीड़ित व्यक्ति इतना पीड़ित हो जाता है कि उसको आर्थिक हानि तो होती है, साथ साथ उसको मेंटली प्रेशर इतना हो जाता है, और वो ऐसे क्राइम उसके साथ जो होता है साइबर को लेकर, वो किसी के साथ शेयर करने के लिए भी सोचता है। क्योंकि अगर किसी को बोलेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्राइम हो गया है, तो वो बचता है व्यक्ति कि मैं किसी को अपनी जानकारी ना बताऊं और मेरे साथ ये क्राइम हुआ है, वरना लोग मुझे बेवकूफ बोलेंगे कि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद, इतना समझदार होने के बाद तुमने ऐसी हरकत की, तो तुम्हारे साथ तो ये होना ही था। तो इस प्रकार की अगर सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति का आपका जो आपने जो राय दी है वो मैं उसकी सराहना करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे एक ये कारण होता है कि व्यक्ति बचता है इन सब चीजों से कि मेरे साथ जो अपराध हुआ है वो मैं किसी को ना बताऊं, वरना समाज में मेरे को बेवकूफ समझेंगे या मुझे पागल समझेंगे या मुझे कम पढ़ा लिखा समझेंगे। इस तो माध्यम से बचता है। शायद हमारी ये मजबूरी के ही फायदा वो उठाते हैं हमारे जी जो। सर, मैं इसको लेकर आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया, आप बोलते हैं कि किसी वेबसाइट को होता है आपके साथ फ्रॉड होता है। आजकल तो बैंकिंग वाला आरबीआई ने भी रूल निकाला, यदि आपका कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो जाता है आपकी मर्जी के बिना, तो 24 घंटे के अंदर आप उसे होल्ड करवा सकते हैं, उसको फ्रीज करवा सकते हैं उस ट्रांजेक्शन को। यदि आपका पैसा भी कट गया है और सामने वाले अकाउंट में भी चले गया है, तो वो राशि जब तक आपका जो कंप्लेंट का निराकरण नहीं हो जाता है, दोनों साइड से आपसे भी पूछेंगे और जिस खाते में गया उससे भी पूछेंगे, यदि दोनों में से चीजें सही निकल कर नहीं आती है तो वह ट्रांजेक्शन आपके फेवर में वापस रिटर्न कर देते हैं सर। आप आरबीआई में शिकायत करें कि मेरा जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये तुरंत सेम डे आपको करना होगा। इसके लिए उस ट्रांजेक्शन की डिटेल देना पड़ेगी, रेफरेंस आईडी देना पड़ेगा जिस माध्यम से हुआ है। आप उस खाते में आपकी राशि आपको भी नहीं मिलेगी, लेकिन जिसको मिली है वो भी नहीं, उससे विड्रॉ भी नहीं कर सकता है। और यदि उसने किया भी है तो उसको नोटिस भी जारी करता है कि आपके द्वारा आपके खाते में ये पैसा आया है और इस पैसे को लेकर इन शिकायत प्राप्त की गई है। तो या तो आप पैसा इतने दिन के अंदर आपके खाते में आप जमा कर रखें, तो जो भी निर्णय होगा वो उसे वापस रिवर्ट करके आपके खाते में दे सकते हैं सर। तो आप उसको तुरंत, क्या होता है न्याय है सर जो जागरूक होता है, जो अपने अधिकारों की मांग करता है। यदि हम अपने कर्तव्यों की पूर्ति नहीं करेंगे, कि हमारा कर्तव्य था कि हमें जो करना है वो करना चाहिए, यदि हम अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं करेंगे तो सर हमें अपने अधिकार प्राप्त नहीं हो गए।
तो हमें अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें कर्तव्य करना होगा कि हमें हमारा कर्तव्य बनता है कि यदि हमारे साथ जो फ्रॉड होता है हम उसको लेकर जागरूक हो जाए, और अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो उसके एविडेंस के रूप में हम क्या-क्या उपयोग कर सकते हैं उसका उपयोग करें। मैंने सेशन में बताया था कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, किन-किन चीज़ों से हम अपने एविडेंस बना सकते हैं और किन-किन चीज़ों के एविडेंस के रूप में हम काम कर सकते हैं। यदि पुलिस काम नहीं कर रही है तो हम प्राइवेट कंप्लेंट भी डायरेक्ट न्यायालय के अंदर लगा सकते हैं। थैंक यू सर। जी सर। जी सर। जी सर, जैसा कि आज के इस वेबिनार में बेहतरीन चर्चा रही है, अंत में मैं ज़्यादा आप सभी के समक्ष कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज के वेबिनार में काफ़ी संक्षिप्त में हमने बहुत कुछ जान लिया है। और रही बात हम आरबीआई में कंप्लेन कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम एक अलग सेशन लेकर आएँगे कभी, जहाँ पर हम आपको लाइव करके दिखाएँगे कि इस तरह से आप कंप्लेन कर सकते हैं। चूँकि ये साइबर अपराध का जुड़ा मामला है और इससे भारत की एक बड़ी जनसंख्या प्रभावित है, तो इस पर मैं सिर्फ 2 शब्द आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम भारत के नागरिक हैं, तो हमारी अपनी कुछ नैतिक ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं, जैसे कि हमारा अपना घर है और हम अपने घर में जहाँ भी पैसे रखते हैं, वहाँ पर हम ताला लगा के रखते हैं। उसी प्रकार से हमारा अपना जो एसेट है, हमारी जो क्रेडिट कार्ड की जानकारी है, बैंक की जानकारी है, ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है और हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है कि हम अपने इन जानकारी को सभी को ना बताएँ। इनको सुरक्षित रखना प्रारंभिक स्तर पर हमारी अपनी ही ज़िम्मेदारी है और हमारे पैसे तभी कटते हैं जब हम इन ज़िम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से नहीं करते। कहीं न कहीं कोई लालच के कारण या किसी भी कारणवश हम कोई मिस्टेक करते हैं और हमारे पैसे कट जाते हैं। तो हमें अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी, जो कि अपने अर्थ की, अपने धन की रक्षा करने की जो हमारी ज़िम्मेदारी है, हमें प्रॉपर रूप से निर्वहन करना चाहिए। और साइबर अपराध से निपटने का सबसे बड़ा तरीका है केवल जागरूकता और उसकी रक्षा स्वयं करना। पुलिस के पास मामला जाता है, कितने साल लगते हैं। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत बन चुका है। न्यायालय भारत में उतने ही हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा, हमारी अपनी समस्याएँ हैं, हमें न्याय तुरंत नहीं मिल पाएगा। ऐसे में हम अपनी नैतिक ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करें और अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करने का प्रयास करें और कोर्ट को सेकेंडरी ऑप्शन के रूप में हमें देखना होगा। तो हम एनएचआरसीसीबी के पदाधिकारी हैं और हम ये जागरूकता की बातें सभी को बताएँगे और जागरूकता ही इसका सबसे बड़ा समाधान है। अंत में मैं माननीय अमृता मैम को आमंत्रित करता हूँ। तत्पश्चात मैं फिर से उपेंद्र सर को आमंत्रित करूँगा और फिर हम वेबिनार के समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो माननीय अमृता मैम, आप कुछ अपनी बातें रखना चाहती हैं तो कृपया माइक ऑन। जी, थैंक यू सर। वॉइस आ रही है प्रॉपर? जी, एक्चुअली तो मौसम आ बहुत रही है, खराब है, तो काफ़ी थोड़ा स्लो आ नेटवर्क रही है मैम। इश्यू आ रहा है। जी। थैंक यू सो मच उपेंद्र जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। सभी के आई थिंक बहुत काम आने वाली है ये। 2 चीज़ें, थोड़ा-सा टाइम है क्या प्रभास सर? जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल बताइए। 2 चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। अ, आज से करीब 5-6 महीने पहले एक केस आया था, एक लड़की का। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। जब मैं उससे मिली, तो जब मैंने उससे बात की, वो इंदौर में जॉब करती है उपेंद्र जी। एक जी। मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर के पोस्ट पे है। अब अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, इंजीनियर के पोस्ट पे है, तो आप समझ सकते हैं। बट एक एक्स्ट्रा अर्न करने के उसमें किसी ऐप के थ्रू उसने कुछ ये प्रोडक्ट होता है ना, अपन उसको बाय करते हैं फिर उसको सेल करते हैं। जी। तो उसने टेलीग्राम के थ्रू या जैसे भी उसको कांटेक्ट मिला हो, तो उसने उससे वो शुरू किया और स्टार्टिंग में उसको लोगों ने पे भी किया। जो उसने प्रोडक्ट उनके सेल किए, उसको शायद अप्रॉक्सिमेट 3 से 4,000 रुपए उनने जब पे कर दिए, फिर उसने फिर उसमें मतलब इन्वेस्टमेंट किया, फिर उनने पे किए, तो कुछ उसको 30,000 के समथिंग उनने पे किए। लेकिन जैसे ही वो पे होता था, तो वो टास्क बढ़ा देते थे, कुछ ऐसा उनका चलता था। तो टास्क बढ़ाते-बढ़ाते उन्होंने उससे 3 लाख का डिमांड किया और उसको एक वो दिया कि आप अगर ये सेल आउट करते हैं, तो उसमें आपका जो भी प्रॉफिट का रहेगा 5 या 6 लाख के समथिंग। तो वो 3 लाख उनने इन्वेस्ट भी कर दिए। उनने जहाँ से भी उठाए हों और उनने उनको दे भी दिए 3 लाख रुपए। 2 या 3 किश्तों में उनने दिया था। और जी मैडम। जैसे उन 3 और वो जो छोटे-छोटे उनने पेमेंट किए, लाइक
500 से लेके जो 30,000 तक का उनने 2-3 महीने में पेमेंट किया था, कई बार में किया था, वो पेमेंट अलग था और 3 लाख का जो पेमेंट था एक साथ किया था, है ना? मतलब एक साथ इन द सेंस कि वो जो 3 लाख था उसको 2-3 इंस्टॉलमेंट में उनने दिया था। वो सारी चीज़ें मैंने देखी थी। जब उनने वो 3 लाख का पेमेंट किया एंड जो छोटी-छोटी वो पेमेंट थी वो सारी होने के बाद उन लोगों ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। उनने बोला कि आपका पेमेंट हमें रिसीव ही नहीं हुआ है। जबकि उसके पास जो उसने ऑनलाइन किया था उसके पास रिसिप्ट थी, स्क्रीनशॉट लेके रखे थे, सारी चीज़ें उसके पास थी। बावजूद उसके उन लोगों ने ये कह के टाल दिया कि आपका पेमेंट हमें रिसीव ही नहीं हुआ है। और इन सब चीज़ों में इंदौर में ही साइबर का जो थाना है वहाँ पे उसने कंप्लेन भी दर्ज करवाई, ऑनलाइन भी दर्ज करवाया था। और फिर जब ये क्योंकि यहीं की थी वो लोकल हमारे यहाँ की, जी मैडम। फिर वापस घर आ गई। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गई थी। जी मतलब मैम। उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, तो उसकी मम्मी को किसी ने बताया होगा मेरा कि ऐसी-ऐसी जगह पे ये मैडम काम करते हैं, तो एक बार इनसे बात करिए। तो मैंने उसकी काउंसलिंग करी थी, तब उसने ये चीज़ें मुझे बताई। तो ये पहली चीज़ हुई कि वो पढ़ी लिखी थी, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे अर्न करने के लिए उसने गलती करी। हम जी इतने मैम। समझदार होते हैं कि हम अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसे पैसे हमें नहीं दे सकता है। ये बस ज़रूरी है समझना। जी मैम। ये मैडम के कुछ दिन बाद एक हाउसवाइफ है, घर पे बच्चे हैं, उनको पढ़ाई के लिए भी खर्चे हैं, घर भी चलाना है, बहुत सारे खर्चे होते हैं एक हाउसवाइफ के पास। तो जी उनको मैम। किसी ने लिंक था कि ये वीडियो हम आपको भेज रहे हैं, आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ देखो और उसको लाइक करो, हम आपको इसका पे करेंगे। और अच्छी जी बात ये मैम, थी ऐसे कि बहुत मैंने सारे जब अपराध हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात। उसमें उनको पे भी किए हैं, 3 से 400 रुपए उनने पे भी किए हैं, उन्होंने मुझे दिखाया। उस मीटिंग में थी मैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैम साइड में आप ये कर सकते हो। मैंने कहा जी मैम आप मुझे लिंक वगैरह भेजिएगा, मैं देखूँगी। मैं समझना चाह रही थी एक्चुअली, तो मैंने उनसे बोला था। फिर मैंने उसको समझा, तो उनने मुझसे बोला कि सिर्फ़ आपको इसको देखना है वीडियो को, खाली टाइम में जब भी आप फ्री रहते हैं, आप इसको देखिए, आपको इसका पेमेंट करते हैं। तो मुझे उस वक़्त ऐसा कुछ बिल्कुल, समझ में नहीं आया। मैंने कहा ठीक है। फिर वो चीज़ मेरे दिमाग में निकल गई। हालाँकि मैंने उनको उस चीज़ को समझाया था कि आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा क्योंकि आपके अकाउंट में जो भी पैसे होंगे वो भी कट जाएँगे। ये फ्रॉड है। और उनको 200-300 रुपए मिले तो उनका एक से होता है ना लालच बनता है कि नहीं ये लोग मुझे पेमेंट कर रहे हैं तो मुझे आगे भी करेंगे। इसके बाद वो चीज़ भी आई गई, हो गई। ये दूसरी चीज़ ये हुई क्योंकि वो हाउसवाइफ़ थी, उनको पैसों की ज़रूरत थी, उनको समझाने वाला कोई नहीं था। वो इतनी पढ़ी-लिखी, इतनी अवेयर नहीं थी, तो उनसे वो गलती हुई। अभी बिल्कुल 1 मैम, बिल्कुल। हफ्ते पहले मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि जो ईटिंग चैलेंज के वीडियोज़ बनते हैं, हमने बिल्कुल सोशल मैम, मीडिया पे इस सबने पर ही बहुत देखा सारे होगा अटेम्प्ट आई थिंक, चल है रहे ना? हैं मैम। तो उसका मेरे को लिंक आया कि अगर आप ये वीडियो को सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइक करते हैं और हमें बिल्कुल उसका मैम, ऐसे स्क्रीनशॉट भेजते बिल्कुल मैं सभी को हैं, ये तो सूचित हमें करना चाह रहा हूँ, 50,000 ये से इस तरह के अपराध हर किसी के साथ हो रहे हैं। कोई भी इस ग्रुप में या भारत में मुझे लगता नहीं है कि आज के समय में सिंगल व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास व्हाट्सएप पर स्पैम मैसेज ना आए हों, इस भी तरह आ रहे से लिंक हैं ना आया मेरे हो, पास। सबके पास कहीं न सिर्फ़ कहीं पहुँचे हैं। तो बिल्कुल सही बात है मैम। मेरे को भी मैसेज आया, मैंने उनका प्रॉपर मैंने फ़ॉलो किया। मैंने उनकी एक-एक स्टेप बाय स्टेप उन्होंने जो भी बताते गए मेरे पास पूरे मैसेजेस पड़े हैं, स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं। मैं उनको फ़ॉलो करते गई। फिर उन्होंने मुझे टेलीग्राम का लिंक दिया। फिर उन्होंने जब मुझसे बोला कि आप ये कोड डालिए, आपकी सैलरी के लिए है और आपके अकाउंट में ये ₹50 जो आपने लाइक किए हैं। जब मैंने उसको यूट्यूब का जब मैंने लिंक ओपन किया तो उसमें वो जो फूड चैलेंजिंग के वीडियोज़ आते हैं वो थे। मैंने उसको लाइक किया, उसको अ स्क्रीनशॉट लिया और उनको भेजा, तो उनने फिर मुझे टेलीग्राम का लिंक दिया। बोले हमारी एचआर आपसे बात करेगी। जब उनसे उनके एचआर से मेरी बात हुई, तो सिर्फ़ मुझे ये कहा गया था कि ये पार्ट टाइम जॉब है, आपको सिर्फ़ वीडियो लाइक करने के आपको ₹50 मिलेंगे, ठीक है? जब वो उनके टेलीग्राम ग्रुप में मैंने बात करी और उनके बिल्कुल, एचआर या जो भी रहे होंगे, उनका जब मैसेज आया, तो उनने जब मुझे ग्रुप जॉइन करने के लिए बोला, तो उसमें कंपनी का कुछ नाम था, मैं बताती हूँ। बिल्कुल मैम, समझ रहे हैं, कंपनी इस तरह से अपराध हम सभी के इसमें साथ होते हैं। लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसा कुछ तो भी उसका नाम था, इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट करके था। तो वो जॉइन करने का आया, फिर उसमें टास्क देने का आया, तो मुझे एकदम से याद आया वो लड़की का केस। फिर मैंने उनको तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि आपने तो मुझे सिर्फ वीडियो लाइक करने के ₹50 बोले थे, ये तो कोई इंश्योरेंस कंपनी का है, तो आप मुझे ब्रीफ करेंगे कि ये क्या है? देन बिल्कुल उसके मैम, बाद बिल्कुल। उनको मैंने 4 से 5 मैसेज किए,
व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए जिस नंबर से मुझे मैसेज आया था, एंड जिस नंबर से मुझसे टेलीग्राम में बात हुई थी मैंने उस पे भी उनको मैसेज किया, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि वो ये समझ बिल्कुल गए थे मैम, हम कि ये समझ रहे हरासमेंट हैं, है। इस तरह से हम सभी के साथ ऐसे क्राइम होते हैं। और शुरू में फिशिंग का बहुत जो आसान हम ये लगती है। जो लालच देते हैं आपको, वह लालच देंगे, फिर आप ही को ऐसा आप ही के सामने दाना डाल के आप ही का शिकार करते हैं। ऐसे को फिशिंग नाम दिया जाता है साइबर क्राइम के अंदर। मैडम मैं जैसा कि बताया प्रभात जी ने कि जागरूकता ही इसका बचाव का रास्ता है, तो जागरूक रहें। आप देखें कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं, आप जिनसे बात हो रही है, जिस कंपनी से बात हो रही है, आप उन्हीं के खाते में पेमेंट कर रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी पेमेंट करने से आप बचे कभी भी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा एक मूल आप मंत्र समझ लीजिए कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जिससे आप किस बॉन्ड हुआ है या जिससे आपका एग्रीमेंट हुआ है या आप जिससे परचेज कर रहे हैं, आप उसी को ही पेमेंट करें। कभी भी किसी ऑनलाइन ई कॉमर्स सर्विस को लेकर आप थर्ड पार्टी पेमेंट ना करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जैसा कि आज हमने बहुत कुछ जाना, और अंग्रेजी में कहावत है, अगर हमें फ्री में कोई चीज मिल रही है या फ्री में हमें कोई मदद करना चाह रहा है तो हमें उससे तुरंत बहुत दूर भाग जाना चाहिए। तो दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको फ्री में हेल्प करेगा या आसानी से हमें कोई चीजें मिल रही है। किसी भी स्पैम को समझने का सबसे बड़ा तरीका है कि अगर हमें कोई सस्ती चीज मिल रही है, कोई आसानी से जॉब मिल रही है, कोई फ्री की चीजें मिल रही हैं, ये चीजें हमें अगर कहीं भी दिखती है, चाहे OLX में सस्ती गाड़ियों का लालच हो, या हमें व्हाट्सएप या फेसबुक पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं जो फ्लिपकार्ट के फर्जी अकाउंट होते हैं, और वहां पर महंगे एप्पल के आईफोन 1500 में लिखे रहेंगे ऑफर के नाम पे। तो जो भी चीजें हमें अगर सस्ती मिल रही हैं, हमें ऐसी चीजों से बचने का प्रयास करना चाहिए। अक्सर हम लालच में या फ्री के चक्कर में ही अपने बड़ी धन संपत्ति को गंवा देते हैं। और हमें ये भी समझना चाहिए कि हम जब भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जिस प्रकार हम ऑफलाइन किसी अननोन व्यक्ति को पैसे नहीं देते हैं, उसी तरह से हमें ऑनलाइन भी किसी अननोन व्यक्ति को पैसे नहीं देना चाहिए। किसी अथोराइज्ड जो वेबसाइट पोर्टल हैं उन्हें उसी में हमें ट्रांजेक्शन करने चाहिए। सर तो एक अंत जागरूकता में और मैं उपेंद्र देना सर को एक बार फिर से आमंत्रित करना चाह रहा हूँ। आप अंत में अपने संबोधन कर सकते हैं। आप कोई एक महत्वपूर्ण बात अगर हम सभी के समक्ष रखना चाहें तो रख सकते हैं, माननीय उपेंद्र सर, और फिर हम इस वेबिनार को समापन करेंगे। सर इस जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक जैसा कि अभी मैडम ने जो विषय बताया उसी के अंतर्गत एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे कई महिलाएं मैं देखता हूं या कई ऐसी हाउसवाइफ है जो घर में बैठकर अपनी इनकम प्राप्त करना चाहती है, तो ये लोग जो साइबर अपराधी होते हैं वो ऐसे महिलाओं ऐसी युवतियों को शिकार करते हैं कि जो घर बैठे काम करना चाहती है। तो इसके अंदर क्या होता है सर, आपको बोलेंगे कि हमारा ये प्रोजेक्ट है या हम आपको कोई बुक लिखने के लिए डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको इसको वर्ड शीट या किसी भी प्रकार को कार्य करने के लिए वो आपको बोलेंगे और आपको बदले में इतने पैसे मिलेंगे, बकायदा वो आपसे एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट करने के बाद उसके अंदर टर्म्स कंडीशन सब वो आपको फुलफिल कराएंगे, आपके मेल पर पहुंचाएंगे। उसके बाद आपसे बोलेंगे कि आप कैंसल एक ब्लैंक चेक हमें दीजिए। उस कैंसल ब्लैंक चेक के माध्यम से वह यह करते हैं कि ECS सर्विस ऑन करवा लेते हैं जब भी उन्हें आवश्यकता होती है। तो वह आपको प्रोजेक्ट भी देंगे, वह आपसे काम भी कराएंगे। जब आपका पे आउट देने का टाइम आएगा तो वह आपके काम में त्रुटि बताएंगे कि आपने यह कार्य इतने टाइम में पूरे नहीं करा, आपको 1 घंटे में इतना करना था या 1 दिन में इतना करना था, या आपको यह पेज में आपकी यह समस्या हो गई या आपके प्रोजेक्ट में आपने ये ठीक से नहीं किया, कुछ भी कारण से वो आपको पे आउट नहीं देंगे। और जब आप बोलेंगे कि ठीक है मैं आपका काम नहीं करना चाहती हूँ या मैं आपका किसी भी प्रकार से कोई भी अब मैं आपसे कोई व्यवहार नहीं रखना चाहती हूँ, तो वो आप बताएंगे कि हमने आपसे एक बॉन्ड ले रखा है और आपने उस बॉन्ड को फुलफिल किया है। यदि आप हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी आपके विरुद्ध 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख का अ, आपके ऊपर वो लगा देंगे, चार्ज लगा देंगे। तो व्यक्ति डर के कारण उनकी माँगों की पूर्ति करता है कि सर अब क्या करें हम? तो वो बोलते हैं कि चलिए अभी आपने जो प्रोजेक्ट किया वो घर में भी नहीं बता सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। कई फर्जी पुलिस वाले बन के वो फ़ोन लगा देते हैं, SP ऑफिस से फ़ोन लगा देते हैं, ऐसे फ्रॉड कॉल वो लगाते हैं, उन महिलाओं को चमकाते हैं और उनसे अनैतिक रूप से पैसा प्राप्त करते हैं। तो इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपके कोई सगे-संबंधी, दोस्त, यार, मित्र के साथ ऐसी कोई घटना होती है, तो सबसे पहले जो एग्रीमेंट वो करने का बात कहते हैं कि हमने आपसे एग्रीमेंट किया है, तो वन साइड कभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं होता है।
आपकी एग्रीमेंट के लिए आपको हमेशा दस्तावेज की जरूरत होती है। उस दस्तावेज पर आपको एग्रीमेंट करने वाला और कराने वाला दोनों का जब तक सामने एक सक्षम अधिकारी के सामने कोई बात नहीं होती, नोटरी अधिकारी के समक्ष कोई दस्तावेज नहीं जारी करते हो, तब तक वो एग्रीमेंट आपका एडल्ट नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में आप घबराएं नहीं। अगर कोई आपको चमकाता है या आपको धमकाता है कि वह एग्रीमेंट के आधार पर आप पे क्लेम करेंगे, तो आपको ऐसे किसी भी एग्रीमेंट के जालसाजी में नहीं आना है। यदि आप आते हैं तो आपको इसके ऊपर एक बड़ी सी आर्थिक हानि का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अंत में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपने मुझे आज लाइव सेशन में आमंत्रित किया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। जी सर, चूंकि जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आज के इस सेशन में हमने बहुत बेहतरीन जानकारी प्राप्त की। माननीय अमृता मैम और उपेंद्र फंडसे सर यहाँ पर उपस्थित रहे। आप दोनों ही पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने इस वेबिनार में हम सभी को मार्गदर्शित किया। इसके साथ ही समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मिलकर इस वेबिनार को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया है। इसके लिए समस्त सामान्य सदस्य और पदाधिकारियों को मेरा धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले किसी वेबिनार में इसी एनर्जी के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।